हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है 13 साउंड, उसका आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। जो साउंड का अपन ने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें अपन ने साउंड के बारे में स्टडी किया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया था, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोपेगेट कैसे होती है, उसमें मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, उससे रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज हम जो है साउंड का जो फर्दर पार्ट है हमारा कि साउंड अलग अलग मीडियम में ट्रेवल होगी तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये स्टडी करेंगे और ह्यूमन ईयर के बारे में, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिग्निफिकेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आज अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो साउंड सॉलिड में से भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में से भी और गैसेस में से भी साउंड ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में से साउंड ट्रेवल नहीं करती, ये अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जब साउंड सॉलिड में से ट्रेवल करती है तो वो वहां पर जो साउंड का इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर आपने सुना होगा कि पार्टिकल्स जब वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड में जब पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो वाइब्रेशंस बड़ी जल्दी से जो है नेक्स्ट पार्टिकल को मिल जाती है, क्योंकि पार्टिकल पास पास है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये अपन यहां पर नॉक कर रहे हैं, साउंड हमें सुनाई दे रही है, हम यहां पर ईयर लगा के नॉक करेंगे तो साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि फिर जो साउंड है डायरेक्टली सॉलिड से हमारे ईयर में आ रही है। और जब हम यूं नॉक करते हैं तो साउंड पहले सॉलिड में से एयर में आती है, फिर एयर से हमारे ईयर में आती है। तो जब सॉलिड टू सॉलिड साउंड ट्रैवल करती है तो वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। देन लिक्विड के अंदर जो है साउंड की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल उतने टाइटली बाउंड नहीं होते जितना कि सॉलिड्स के अंदर होता है। जैसे आप पानी से भरा हुआ एक टब लें, उसमें कुछ जैसे कीज हैं, कीज को उसके अंदर रख के उनको मूव कराएं, आपस में जब वो टकराएंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी और वो हमें सुनाई भी देगी। तो वो जो साउंड का प्रोडक्शन है वो थ्रू लिक्विड होगा, तो लिक्विड में साउंड की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और थर्ड वन इज गैसेस। अब गैस के अंदर जो है वो जैसे हम एयर के अंदर है, जब हम बात कर रहे हैं तो थ्रू एयर जो है साउंड आप तक आ रही है, तो जो एयर से साउंड आती है वहां पर साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की सॉलिड के अंदर, क्योंकि वहां पार्टिकल ज्यादा टाइटली पैक्ड है, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी एक से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है। लिक्विड में साउंड की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, वाइब्रेशंस को ट्रेवल करने में थोड़ी सी वहां प्रॉब्लम आती है। थर्ड वन इज गैसेस। गैसेस में जो है साउंड की स्पीड सबसे स्लो होती है, क्योंकि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं और साउंड को प्रोपेगेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो जो हम जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा थ्रू एयर ही कम्युनिकेट करते हैं ना, सॉलिड के थ्रू तो नहीं अपन कम्युनिकेट करते, हम थ्रू एयर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं पार्टिकल्स की वजह से साउंड का क्या, साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब एक आपने आइसक्रीम कप टेलीफोन का एक एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, उसके लिए क्या करते हैं अपन, यहां पर एक कप है, ठीक है, उसको यहां थ्रेड से बांध दिया और थ्रेड से दूसरी तरफ एक कप को अपन ने बांध दिया। अब हम यहां से इसको थोड़ा टाइट रखेंगे ना, इसमें अपन ने इसको लूज नहीं छोड़ना, कप को टाइट रखना है। एक पर्सन यहां खड़ा हो जाएगा, एक पर्सन थोड़ा दूर खड़ा हो जाएगा। तो जब यहां से इस साइड से इस कप में कुछ बोला जाएगा तो दूसरा पर्सन कप को अपने कान पे लगाएगा। तो जब हम इधर से बोलेंगे तो उधर साउंड सुनाई देगी, ठीक है, साथ वाले को साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि तब साउंड इस थ्रेड से होती हुई इस पर्सन के ईयर तक पहुंचेगी। और साथ वाले को क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यहां पर एक सॉलिड मीडियम आ गया, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के लिए सॉलिड मीडियम मिल गया, इसको थ्रेड मिल गया, तो थ्रेड में से साउंड ट्रैवल करती हुई दूसरी तरफ सुनाई देती है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि सॉलिड्स के थ्रू साउंड का जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा इजीली होता है। नेक्स्ट हमारा जो ह्यूमन ईयर है, हम कान, जो हमारे ईयर्स है वो साउंड कैसे सुन पाते हैं, इसके लिए हम ईयर को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो हम देख पाते हैं हमारे ईयर का पोर्शन दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर, ईयर पिन्ना भी इसे बोला जाता है। तो आउटर ईयर का क्या काम है, जो भी साउंड आ रही है वो हमारे कान उसे इकट्ठा कर लेते हैं। जब आपने देखा होगा कई बार कोई बोल रहा है तो हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो हम यूं करते हैं, हमारे कान को, कान के साथ ऐसे हाथ लगा लेते हैं, हम अपने ईयर पिन्ने का साइज बड़ा कर लेते हैं, ताकि ज्यादा साउंड जो है वो गैदर होकर हमारे कान के अंदर चली जाए। तो आउटर ईयर का इतना काम है कि उसने साउंड को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके अंदर मिडल ईयर की तरफ भेज देना है। अब मिडल ईयर का जो क्या काम है वो मैं आपको बताता हूं, डायग्राम से आप इसको ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो ये हमारे ईयर का डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर ये जो
ईयर पिन्ना बना हुआ है दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें होती है ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल क्या एक ट्यूब है जिससे साउंड हमारे कान के अंदर चली जाती है, तो वो हमारा मिडल ईयर होता है। और लास्ट में आता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर क्या होता है, ट्यूब के अंदर एक हमारा ईयर ड्रम लगा होता है। उस दिन अपन ने बात की थी ईयर ड्रम की, कान का पर्दा। तो कान के पर्दे के ऊपर जाके जो साउंड इकट्ठी होती है वाइब्रेशंस, वो ईयर ट्यूब के थ्रू, ऑडिटरी कैनल के थ्रू हमारे ईयर ड्रम से जाके टकराती हैं, और ईयर ड्रम के साथ जो हमारा ऑडिटरी नर्व सिस्टम है वो जुड़ा रहता है। तो जो ऑडिटरी नर्व सिस्टम है वो हमारा इनर ईयर है। तो 3 पार्ट है हमारे ईयर के, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो आउटर ईयर में हमारा ईयर पिन्ना हो गया, मिडल ईयर में जो ऑडिटरी कैनल है, ट्यूब है पतली सी, और हमारा ईयर ड्रम हो गया। तो कान का आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करके, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके मिडल ईयर में भेजता है। मिडल ईयर में हमारा जो ईयर ड्रम है और ऑडिटरी कैनल है, ऑडिटरी कैनल से होती हुई साउंड हमारे ईयर ड्रम से टकराती है, और ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, कान का पर्दा हमारा वाइब्रेट करता है, और उसके साथ जुड़ी होती हैं ऑडिटरी नर्व्स, जो कि हमारे इनर ईयर का पार्ट है। ऑडिटरी नर्व्स क्या करती हैं, उस वाइब्रेशन को हमारे ब्रेन तक भेजती हैं, और हमारा ब्रेन उस साउंड को डिटेक्ट करता है कि ये किसकी साउंड है, आप इस साउंड को नोन है आपके या नहीं नोन, आवाज ऊंची है, नीची है, पतली है, भारी है, ये सारी चीजें फिर हमारा ब्रेन एनालाइज करता है। अब किसी की आवाज का पतला होना, मोटा होना, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर साउंड को 3 कैटेगरीज, 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो इनको हम अलग अलग करके समझेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, देखो जब कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो हम उसको वेव मोशन मानेंगे। एक वाइब्रेशन का मतलब एक वेव निकल गई, 2 वाइब्रेशन का मतलब 2 वेव, 3 वाइब्रेशन का मतलब 3 वेव। तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होती जा रही है उतनी ही वेव्स निकलती जा रही है। अब आप एक पेंडुलम का एग्जांपल लो, हमने पेंडुलम को यहां से छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो जब उसकी एक मूवमेंट कंप्लीट होती है तो मतलब 1 वाइब्रेशन, 2 मूवमेंट कंप्लीट होगी मतलब 2 वाइब्रेशन, है ना। तो ये जो उसकी वाइब्रेशन हो रही है, रिपीटिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुई। तो पेंडुलम तो 1 सेकंड में 1 बार वाइब्रेट करेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो हम ये देखें कि जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो और उसको हिलाओ तो वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करेगा। तो वहां से हमें पता चलता है कि वाइब्रेशन जो है कितनी ज्यादा हो रही है, और 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी। अगर 1 सेकंड में 10 बार वो फ्लक्चुएट करा तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज। क्लियर है। एक बार में वो 50 बार वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटिशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कोई चीज कितनी वाइब्रेशंस जनरेट करती है। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट करेगी मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है ये कहां तक जा रहा है, जैसे यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन से अप एंड डाउन कितना जाता है, जैसे ये वेव है, अब ये मेन पोजीशन से कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे गई, ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसकी हाइट अटेन्ड बाय द वेव इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। देन द लास्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड। एम्पलीट्यूड का यूनिट इन्होंने बुक के अंदर मीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस यूनिट से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मीटर जो है वो एम्पलीट्यूड का नहीं, वेवलेंथ का यूनिट होता है। चलो ये आपकी हायर क्लासेस का कंसेप्ट है, तो एक बार मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो आपको बता रहा हूं। वैसे एम्पलीट्यूड का यूनिट है डेसिबल, डीबी। बुक के अंदर मीटर मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आए क्वेश्चन तो आप उसमें मीटर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो ये पेंडुलम था कि यहां से चला, यहां गया, वापस यहां आया, इसको कितना टाइम लगा। अगर इसको 1 सेकंड लगता है तो इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है। अगर इसको 2 सेकंड लग जाए तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। क्लियर है। तो टाइम पीरियड में डिफाइंड एज द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1 वेव। और फ्रीक्वेंसी इसका उल्ट होता है। फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर 5 वेव चलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 5 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड है एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रिलेशन होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 1/50 सेकंड। ये रिलेशन है छोटा सा, इसको आप ध्यान में रखें
कि ट्राइकेड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। अब ये जो अपन चीजें स्टडी की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? कोई साउंड है, कोई वेव है, कोई भी साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन की वजह से। अब वाइब्रेशन को दो चीजों से अपन एनालाइज कर सकते हैं कि उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है और उस वाइब्रेशन का टाइम और एम्पलीट्यूड कितना है। ये दोनों चीजें किसी साउंड को डिफरेंशिएट करने में काम आती है। सबसे पहली बात एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है? देखो एम्पलीट्यूड बताता है लाउडनेस। आपने सुना होगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? घरों में हमारे एम्पलीफायर होते हैं, स्कूल में भी आप माइक के साथ एम्पलीफायर लगाते हो। एम्पलीफायर का काम है साउंड को लाउड कर देना, बढ़ा देना। तो जब आप किसी साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो मतलब हमने उसकी लाउडनेस को इंक्रीज कर दिया। एम्पलीट्यूड का मतलब है लाउडनेस। तो जितनी ज्यादा, जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो वेव उतनी ही लाउड होगी। तो अगर कोई जोर से बोल रहा है, ऊंचा बोल रहा है, मतलब उसकी लाउडनेस ज्यादा है, मतलब उसकी साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और अगर कोई धीमा बोल रहा है, सॉफ्ट बोल रहा है, स्लो मतलब धीरे धीरे आराम से बोल रहा है, तो मतलब उसकी साउंड का लाउडनेस कम है, मतलब उसकी साउंड का एम्पलीट्यूड कम है, लो है। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड समझ आ गया। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो मतलब वो ऊंची आवाज है, और किसी वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो मतलब वो स्लो है आवाज। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, दैट इज पिच। पिच कह सकते हो आप इसे, और श्रिलनेस कह सकते हो। श्रिलनेस ऑफ द साउंड का मतलब है किसी की आवाज पतली होती है, किसी की आवाज भारी होती है। गर्ल्स की आवाज पतली होती है, छोटे बच्चे हैं, बेबीज हैं, उनकी आवाज पतली होती है। ओल्ड एज में जब हम चले जाते हैं हमारी आवाज भारी हो जाती है। वॉइस की आवाज जनरली भारी होती है लड़कियों से। तो भारी आवाज का मतलब है कि उसकी पिच लो है, मतलब वो साउंड श्रिल नहीं है, फेडेड साउंड है वो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, जो भारी आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और जो पतली आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, या ये कह लो कि उसकी पिच हाई होती है, या ये कह लो कि वो एक श्रिल साउंड होती है। श्रिल साउंड मतलब पतली आवाज, मतलब हाई पिच साउंड, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। क्लियर है? तो ये मैंने एक वेव बनाई है, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी यहां तक है, मतलब 1 सेकंड में, यहां तक मान लो 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में यहां कितनी वेव गई? 1। और यहां पर 1 सेकंड में कितनी वेव गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। तो मतलब ये आवाज जो है ये भारी होगी, और ये आवाज जो है ये पतली आवाज होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी पतली होगी। तो दो चीजें हैं, हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में बाइफरकेट करना है साउंड को। हाई एम्पलीट्यूड मतलब ऊंची आवाज, लो एम्पलीट्यूड मतलब धीमी आवाज। ये लाउड साउंड है, ये सॉफ्ट साउंड है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, मतलब श्रिल, मतलब तीखी आवाज। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, मतलब लो श्रिलनेस, मतलब भारी आवाज। तो आप ये समझ सकते हो, अगर कोई भारी आवाज का पर्सन बोल रहा है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, अगर कोई पतली आवाज में बोलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। म्यूजिक सिस्टम के अंदर भी आपने सुना होगा बास एंड ट्राइबल, ये दो ऑप्शन होते हैं। जब हम बास बढ़ा देते हैं तो साउंड के अंदर धमक बढ़ जाती है, तो मतलब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, बीट्स ज्यादा आ गई उसमें, तो मतलब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। लेकिन जब हम ट्राइबल को इंक्रीज करते हैं तो आपने देखा होगा छेने से बजने लग जाते हैं, आवाज पतली हो जाती है, तो मतलब ट्राइबल इंक्रीज करने से हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसको आप थोड़ा बुक में से स्टडी करें और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।